हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक ऐसे मेंबर की जानकारी लेने वाले हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। वो मेंबर है दोस्तों कॉलम। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कॉलम। आज के वीडियो में मैं आपको कॉलम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कॉलम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको कॉलम की डेफिनेशन क्लियर करूंगा, जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काम में आएगी। फिर कॉलम का क्या फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन में, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉलम्स के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि बेस ऑन लोडिंग, बेस ऑन कॉलम टाइज, बेस ऑन शेप, बेस ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेस ऑन स्लेंडरनेस रेशो, बेस ऑन फ्रेम ब्रेसिंग एंड अदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं कॉलम के। ये सब जानकारी दोस्तों आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही कॉलम रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें कंस्ट्रक्शन करते वक्त साइट पर फेस करनी पड़ सकती है, इसका भी नॉलेज आज आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज और सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपडेट्स मैं मेरे चैनल पर लाता रहता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कॉलम की डेफिनेशन क्या है। तो कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर इंटेंडेड टू ट्रांसफर अ कंप्रेसिव लोड। तो दोस्तों, कॉलम की आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी कि बिल्डिंग का पूरा कंप्रेसिव लोड ट्रांसफ़र करने का काम कॉलम के ऊपर ही होता है। इसलिए कॉलम यह एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब आगे देखते हैं कि कॉलम का क्या क्या पर्पज़ होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कॉलम को ज़्यादातर सपोर्ट सर्व करने के लिए, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन आर्किटेक्चरल व्यू से कॉलम को एक वर्टिकल एलिमेंट या डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो कॉलम जो है लोड कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है, इसके लिए उसको वर्टिकली प्रॉपर तरीके से अलाइन करना ज़रूरी होता है, ताकि वो लोड को प्रॉपरली ट्रांसमिट कर सके। इसलिए कॉलम का जो शटरिंग होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फ्रेश कंक्रीट का लोड, प्रेशर, ये शटरिंग को ही सहन करना होता है। ये सब चीज़ों का ध्यान आपको कॉलम कंक्रीटिंग या कॉलम कास्टिंग करते समय रखना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि कॉलम्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, बेस ऑन लोडिंग में कौन कौन से टाइप्स के कॉलम आते हैं। इसमें एक्सियली लोडेड कॉलम और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम का समावेश होता है। आगे देखते हैं बेस ऑन कॉलम टाइज में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो इसमें टाई कॉलम, स्पाइरल कॉलम का समावेश होता है। नेक्स्ट है बेस ऑन स्लेंडरनेस रेशो। इसमें जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, शॉर्ट रिइंफोर्स कॉलम और लॉन्ग रिइंफोर्स कॉलम, ये दो टाइप्स स्लेंडरनेस रेशो में आते हैं। अब बेस ऑन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें कौन कौन से टाइप्स के कॉलम आते हैं वो देखते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी मैंने टाइप्स ऑफ कॉलम का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने सिर्फ बेस ऑन शेप्स के कॉलम्स के ऊपर ही, फिर भी एक बार यहाँ पर आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ कि बेस ऑन शेप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल में रेक्टेंगुलर शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ऑक्टागोनल शेप और साथ ही एल शेप, वी शेप और टी शेप के भी कॉलम्स का समावेश बेस ऑन शेप में होता है। आगे हम देखते हैं बेस ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉलम आते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम हो गया, कंपोजिट कॉलम, स्टील कॉलम, टिम्बर कॉलम, ब्रिक कॉलम, इन सभी का समावेश बेस ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के टाइप्स में होता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि बेस ऑन फ्रेम ब्रेसिंग में ब्रेस कॉलम और अनब्रेस कॉलम का समावेश होता है। और दोस्तों, लास्ट में अदर टाइप्स में कॉलम का रोमन कॉलम्स, ग्रीक कॉलम्स, प्री टेस्ट कॉलम का भी समावेश होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉलम्स के टाइप्स। तो इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कॉलम के बारे में, जो कि शायद ही कुछ सिविल इंजीनियर्स को मालूम होगी। लेकिन अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहें।
और अभी मैं आपको कॉलम की चेकलिस्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, जो कि अपने आप में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आप लोगों के लिए। हालांकि मैंने इस कॉलम के चेकलिस्ट के ऊपर भी एक वीडियो स्पेशली बनाया था, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट्स में वो बताऊँगा, लेकिन उस वीडियो में जो मैंने कवर नहीं किया था वही पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉलम के लिए जो स्टार्टर कास्ट किया जाता है उसका डायमेंशन चेक करना है। साथ ही मेन बार जो है उनका डायामीटर, नंबर्स, ये सब चेक करना होता है। और साथ ही मेन स्टील बार का डायामीटर, नंबर्स कितने हैं वो सब एज पर ड्राइंग आपको चेक करने होते हैं। फिर लैप लेंथ ऑफ मेन स्टील बार एज पर जनरल ड्राइंग्स है कि नहीं, या आरसीसी कंसल्टेंट इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही लैप लेंथ होनी चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मेन स्टील बार की लेंथ अकॉर्डिंग टू फ्लोर हाइट है कि नहीं वो भी देखना है। फिर स्पेसिंग चेक करनी है, रिंग की साइज चेक करनी है, मास्टर रिंग डाली है कि नहीं वो देखना है। मास्टर रिंग जो कि हर एक मीटर पे प्लेस की जाती है। पहली रिंग जो है वो स्टार्टर से 40 mm ऊपर प्लेस की जाती है, वो 40 mm है कि नहीं है वो देखना होती है। और लास्ट रिंग जो होती है, जो कि कंक्रीटिंग यानी कॉलम के भराई लेवल से 40 mm नीचे होती है, वो मेजरमेंट आपको चेक करना होता है। फिर आपको इंटरमीडिएट रिंग, जिसे हम लोग साइड पर चिपिया भी कहते हैं, वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं ये चेक करना है। रिंग की लेग 45 डिग्रीज में बेंड की गई है कि नहीं, और साथ ही गाइड रिंग जो कि कंक्रीट लेवल से 600 mm 2000 mm तक प्लेस की गई है कि नहीं, ये बातें रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट में आती है। और लास्ट में बाइंडिंग वायर की टेल और हेड कवर जोन में तो नहीं है, ये भी आपको कॉलम चेक करते वक्त, कॉलम का रेनफोर्समेंट चेक करते वक्त देखना है। तो ये थी दोस्तों कॉलम के रेनफोर्समेंट की चेकलिस्ट। अभी हम देखेंगे कि कॉलम की शटरिंग की चेकलिस्ट क्या होती है। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं बनाऊंगा। तो शटरिंग चेक करते वक्त कॉलम की साइज़ क्या है, शटरिंग जो बॉक्स बना है उसका साइज़ चेक करना होता है, उसका राइट एंगल चेक करना होता है, शटरिंग को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है कि नहीं, प्लम उसका चेक करना है आपको, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस दिया होता है ड्राइंग में, वो आपको रेफर करना है। फिर कॉलम पे लेवल मार्किंग दिया है कि नहीं कंक्रीटिंग के लिए, ये सब बातें आपको शटरिंग चेक करते वक्त करनी है। अब आगे देखते हैं कि कंक्रीटिंग करते वक्त, कॉलम कंक्रीटिंग करते वक्त कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी होती है। तो कॉलम का कंक्रीटिंग करते वक्त अगर आप साइड मिक्स से कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास ट्रे अवेलेबल है कि नहीं वो आपको चेक करना है। फिर प्रॉपर वाइब्रेटर, एक्स्ट्रा वाइब्रेटर है कि नहीं। फिर कंक्रीट प्लेस करने से पहले स्टार्टर जो होता है वो वहाँ पर शटरिंग और स्टार्टर के बीच में फोम प्लेस किया गया है कि नहीं, ताकि सीमेंट स्लरी ना निकले। उसके बाद कंक्रीट प्लेस करने से पहले वहाँ पर सीमेंट स्लरी डालना होता है, वो डाली गई है कि नहीं। फिर कॉलम का कंक्रीट करते वक्त जो मेसन होता है, जो कि वाइब्रेटर ऑपरेटर होता है, उसने स्टील को तो नहीं पकड़ा है, प्रॉपर तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। फिर कंक्रीटिंग करते वक्त जो सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, जो रेकर सपोर्ट लगाए जाते हैं, प्रॉप्स लगाए जाते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कंक्रीटिंग होने के बाद जो स्टील बार्स है ऊपर, मेन बार्स जो गए हुए हैं, वो प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं, उनको प्रॉपर कवर मिल रहा है कि नहीं, लेवल में ही कंक्रीटिंग हुआ है कि कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, वो आपको चेक करना होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट डे जब भी कॉलम की डी शटरिंग होती है तो कॉलम का सरफेस चेक करना है। कॉलम में कोई हनीकॉम्ब तो नहीं आया हुआ है, वो आपको चेक करना है। हनीकॉम्ब कैसे आता है, क्यों आता है और उसे कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके लिए भी मैंने अलग से हनीकॉम्ब के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो जिनको भी हनीकॉम्ब के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो दोस्तों डी शटरिंग के बाद आपको कॉलम के ऊपर कॉलम नंबर, कॉलम डेट, ये भी पेंट से डालनी होती है। कॉलम नंबर क्यों, ताकि आपको कॉलम का बिल्डिंग का लेआउट मालूम हो जाए, और कॉलम की डेट इसलिए ताकि आपको क्यूरिंग पीरियड ध्यान में रहे। और फिर इसके बाद कॉलम को हेसन क्लोथ से रैपिंग करके उसके ऊपर मैक्सिमम और कंटिन्यू क्यूरिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी चेकलिस्ट जो कि आपको रीइंफोर्समेंट, कंक्रीटिंग, शटरिंग के बारे में मैंने बताई। अब आपको मैं कॉलम के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है। हैविंग ओनली 11% लोड, कॉलम हैज़ टू कैरी द 100% वेट ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के
100% वेट में कॉलम का लोड कितना आता है? ओनली 11% आता है। ये एक अपने आप में बहुत खास बात है कॉलम की। दूसरी बात है दोस्तों, कॉलम इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ अ बिल्डिंग। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट कौन सा है? अगर कॉलम सेकंड नंबर पे है तो फर्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर है? तो फर्स्ट है फुटिंग यानी फाउंडेशन। अभी फाउंडेशन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर क्यों है, फर्स्ट नंबर पे उसका ही फाउंडेशन का ही क्यों नंबर आता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बिल्डिंग का जो लोड पाथ होता है दोस्तों, वो कैसे होता है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले लोड पाथ में वेट आता है स्लैब और वॉल्स का, फिर उसके बाद बीम्स, फिर उसके बाद कॉलम और उसके बाद फुटिंग। तो स्लैब वॉल्स का लोड बीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर वो कॉलम के ऊपर आता है और कॉलम का पूरा लोड फाउंडेशन पे आता है। इसलिए फाउंडेशन ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर है और कॉलम इज सेकंड। तो दोस्तों किसी भी बिल्डिंग का लोड पाथ ऐसे ही होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी कॉलम के बारे में जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉलम के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिविल स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियर्स को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक जानकारी और बेसिक नॉलेज पहुंचा सकूं। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।